हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जनन चैप्टर से 50 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जी हाँ, जनन चैप्टर से जितने भी VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चनों को हमने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार कर लिया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका उत्तर क्या होगा। और आप भी अपना जो है टेस्ट स्वयं करते चलिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपको पहले से पता था, और अगर नहीं पता तो उसे आप याद कर लीजिए। चलिए, पहला हम लोग का सवाल है कि इष्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। जी हाँ, इष्ट में जो अलैंगिक जनन है वो किस विधि द्वारा होता है, आपको उस विधि का नाम बताना है। ए ऑप्शन है पुनर्जनन, बी है बीजाणु जनन, सी है मुकुलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, इष्ट में जो अलैंगिक जनन है वह मुख्यतः होता है मुकुलन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। जी हाँ, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें होने वाला मुकुलन का उदाहरण इनमें से कौन सा जीव है। ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा या हाइड्रा। जी हाँ, तो यहाँ पर बहुकोशिकीय जीवों में जो मुकुलन होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो डी होगा। जी हाँ, हाइड्रा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है जो होती है। जी हाँ, जो बीजाणु जनन है वह बीजाणु जनन किस जीव में होता है, कवक में, हाइड्रा में, स्पंज में या ईस्ट में। तो बीजाणु जनन जो है वो मुख्य रूप से आपको पाया जाता है कवकों में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन, कैलस का निर्माण होता है। जी हाँ, कैलस का जो निर्माण है वो किस क्रिया के फलस्वरूप होता है, लैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में, मुकुलन में या उत्तक संवर्धन में। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, उत्तक संवर्धन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पुष्पों के बाह्य दल एवं दल पुंज को कहा जाता है। जी हाँ, पुष्पों में पाए जाने वाले जो अंग है वह बाह्य दल और दल पुंज मिल करके क्या कहलाते हैं, आवश्यक अंग, सहायक अंग, एक लिंगी संरचना या द्विलिंगी संरचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सहायक अंग, यानी बाह्य दल एवं दल पुंज मिलकर पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुष्प का जो नर हिस्सा होता है उस नर हिस्से को क्या कहा जाता है, जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज या फिर पुमंग। तो हम आपको बतला दें, जो पुष्प का नर हिस्सा होता है उसको पुमंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, पुमंग जो होता है यह पुष्प का नर हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो पौधे होते हैं उनका जो मादा भाग होता है उस मादा भाग को किस नाम से जानते हैं, जायांग, पुमंग, दलपुंज या पुंकेसर। तो पौधों का जो मादा भाग होता है उसको जाना जाता है जायांग के नाम से। जी हाँ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, जायांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। जी हाँ, अलैंगिक जनन में जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन या बी और सी दोनों, अर्थात समसूत्री और असमसूत्री ये दोनों कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ए, बी, सी और डी में, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आंसर होगा डी नंबर। जी हाँ, बी और सी अर्थात जो अलैंगिक जनन है उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन यानी ये दोनों विधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? जी हाँ, अलैंगिक जनन में इन चारों क्रियाओं में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, यानी कौन सा सही नहीं है। यानी 3 इसमें जो है विकल्प सही है और 1 विकल्प सही नहीं है, तो आपको जो विकल्प सही नहीं है उसी को चुनना है। सिर्फ एक व्यष्टि का होना, युग्मकों का निर्माण, निषेचन का नहीं होना, ज़्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति। तो देखिए यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि का होना, ये तो बिल्कुल सही है। निषेचन का नहीं होना, ये भी सही है, क्योंकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और ज़्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति, यानी अलैंगिक जनन द्वारा ये जो कार्य है वो होता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका बच गया ऑप्शन बी, युग्मकों का निर्माण। जी हाँ, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? जी हाँ, जो पुष्प का अंडाशय होता है उस अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड या इनमें सभी? तो जो अंडाशय होता है पुष्प का, तो पुष्प के अंडाशय के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, बीजांड। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, बीजांड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। जी हाँ, यह जो भ्रूण कोष है ये कहाँ अवस्थित रहता है? पराग कोष में, वृत्त में, बीजांड में या फिर दलपुंज में? जी हाँ, जो पुष्प का भ्रूण कोष होता है ये पुष्प के बीजांड में अवस्थित होता है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीजांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कणों का पराग कोष से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ पर परिभाषा दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इस परिभाषा को किस नाम से जाना जाता है? परागण, निषेचन, विखंडन या मुकुलन? जी हाँ, तो आपने पढ़ा है और आपने याद भी किया होगा, जो परागण की क्रिया है, परागण की परिभाषा आपको लिखवाई गई है कि पराग कणों का पराग कोष से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा, परागण। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागण किन पौधों में संभव है? जी हाँ, स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो किन पौधों में संभव होती है? एक लिंगी पौधे, उभयलिंगी पौधे, किसी प्रकार के पौधे में, इनमें से कोई नहीं। तो स्वपरागण की जो क्रिया है वो केवल और केवल उभय लिंगी पौधों में संभव होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, केवल उभयलिंगी पौधा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? जी हाँ, निषेचन के बाद जो युग्मनज है वह विभाजित होकर क्या बनाता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूण कोष या फिर भ्रूण? तो निषेचन के बाद जो युग्मनज है वो विभाजित होकर आपको भ्रूण का निर्माण करता है। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भ्रूण कोष नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रूण कोष जो होता है ये पुष्प में होता है और यहाँ पर क्या है कि निषेचन की क्रिया है। तो निषेचन की क्रिया जो है जंतुओं में होती है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, भ्रूण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहाँ शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं? जी हाँ, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप देख लीजिए, आप गेस कीजिए कि यहाँ क्या हो सकता है। यानी जो शुक्राणु होते हैं, मानव के जो शुक्राणु होते हैं नर के, वह उसका संग्रह स्थान जहाँ पर वह शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनता है, यानी वह स्थान कौन सा है? वृषण, शुक्रजनन नलिका, अधिवृषण या शुक्र वाहिका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी अधिवृषण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिवृषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। मनुष्य में शुक्राणुओं तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? जी हाँ, जो शुक्राणु तथा अंडाणु होते हैं ये किस जगह पर निषेचित होते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया जो होती है ये कहाँ होती है? मादा के योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या फिर फैलोपियन नलिका में? गेस कीजिए और बतलाइए कि यहाँ पर जो है चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा।
जी हाँ, यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो होगा डी नंबर, फैलोपियन नलिका में। जी हाँ, फैलोपियन नलिका में ही शुक्राणु तथा अंडाणुओं का क्या होता है, निषेचन होता है, और इसके बाद जो भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। जी हाँ, भ्रूण का जो विकास है यानी निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है उसका विकास जो है वह कहाँ होता है। तो जो भ्रूण का विकास है, चूँकि हमने उत्तर आपको बतला दिया तो आप पहले ही बता सकते हैं। जी हाँ, भ्रूण का जो विकास है गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस परिस्थिति में कार्पस लुटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है। जी हाँ, ये जो कार्पस लुटियम है यह किस परिस्थिति में सक्रिय होकर इन दो हार्मोनों का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन का। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, अंडाणु के निषेचित होने के बाद, अंडाणु के निषेचित नहीं होने की स्थिति में, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, अंडाणु के निषेचित होने के बाद। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। जी हाँ, इन चारों रोगों में से कौन सा रोग जो है वो लैंगिक जनन के द्वारा संचारित होता है अर्थात फैलता है, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, या इनमें सभी। जी हाँ, इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर, इनमें सभी, अर्थात ये तीनों के तीनों जो बीमारियां हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा ही यानी लैंगिक क्रियाओं के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि कौन सी है। जी हाँ, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को सीमित रखने के लिए पुरुषों द्वारा इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, डायफ्राम, कॉपर टी, लूप, या फिर कॉन्डोम। तो जी हाँ, पुरुष जो होते हैं वो कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि कौन सी है। जी हाँ, यहाँ ध्यान देना है, सर्जिकल विधि पूछ रहा है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्त्रियां जो है किस सर्जिकल विधि का उपयोग करती है, कॉपर टी, स्त्री नसबंदी, लूप, या पुरुष नसबंदी। तो जो स्त्रियां हैं उनके अंदर जो सर्जिकल विधि है वो स्त्री नसबंदी के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, स्त्री नसबंदी में स्त्रियों की जो नस होती है उसे काट दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु जो है वो फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाता है और निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है, जिससे कि संतान उत्पत्ति जो है वो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन जो है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि कौन सी है। जी हाँ, यहाँ यांत्रिक विधि पूछ रहा है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्त्रियां इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन का चयन करती है। जी हाँ, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कंडोम, ट्यूबेक्टमी, वैसेटोमी, या फिर कॉपर टी। जी हाँ, यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर वो डी होगा, कॉपर टी, यानी स्त्रियां जो है वो कॉपर टी का उपयोग करके अनचाहे गर्भ से वो छुटकारा पा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस किसके कारण होता है। जी हाँ, जो हर्पिस बीमारी है मनुष्यों में होने वाली, यह किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, या फिर ईस्ट के कारण। तो जो हर्पिस बीमारी है यह मनुष्य में वायरस के कारण फैलती है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, वायरस। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस होता है। जी हाँ, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं की एक बीमारी है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियसिस। वह किसके कारण होती है, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, या फिर फंजाई द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जी हाँ, सी नंबर, प्रोटोजोआ द्वारा। यानी ये जो ट्राइकोमोनियसिस की बीमारी है ये स्त्रियों में प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन स्त्रियों का बाह्य जननेंद्रिय भाग है। जी हाँ, स्त्रियों का जो जननेंद्रिय हिस्सा है उसका सबसे बाहरी भाग कौन सा है, वल्वा या भग, हाइमेन झिल्ली, योनि, या फिर गिरिवा या सर्विक्स। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, वल्वा या भग। ये स्त्रियों का सबसे बाहरी जननेंद्रिय हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, जो पुरुष होते हैं उनका जो शीशन होता है उस शीशन का शिखर भाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रीप्यूस, ग्लांस, ग्रीवा या हाइमेन? जी हाँ, तो पुरुष के शीशन का शिखर भाग जो होता है वो ग्लांस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? जी हाँ, पुरुष अपने जिस अंग द्वारा मैथुन की क्रिया करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रीप्यूस, ग्लांस, वल्वा या फिर शीशन? जी हाँ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, शीशन। यानी पुरुष का जो मैथुन अंग है वो शीशन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? जी हाँ, नर युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु, पित्तपिंड, वृषण या फिर शुक्राणु? तो नर युग्मक के बारे में आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है। नर युग्मक कहा जाता है किसको? शुक्राणुओं को। जी हाँ, शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पुंकेसर का जो अग्रभाग होता है यानी जो अगला हिस्सा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र या फिर परागनली? तो पुंकेसर का अगला जो हिस्सा होता है जी हाँ परागकोश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन? तो स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है उस आधारीय भाग को अंडाशय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागकोश में पाए जाते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश में पाए जाते हैं अर्थात परागकोश में क्या उपस्थित रहता है? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परागकण या स्त्री केसर? तो चूंकि नाम है परागकोश तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो 31 का जो ऑप्शन सी होगा ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? जी हाँ, आपको उस जनन का प्रकार बताना है जिसमें कि जनक के शरीर से कलिका निकलती है। वो जनन का कौन सा प्रकार है? मुकुलन, विखंडन, उपखंडन या फिर बीजाणु जनन? जी हाँ, तो जनक के शरीर से जो कलिका निकलने की क्रिया होती है ये मुकुलन में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? जी हाँ, इन चारों विधियों में अलैंगिक जनन की विधि जो है वो कौन सी है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या इनमें सभी? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही होगा, इनमें सभी। यानी इन तीनों विधियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा और बीजाणु जनन द्वारा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? जी हाँ, निषेचन की जो क्रिया है वो किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है? जी हाँ, जो निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो अंडाशय की दीवारें हैं वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं ये आपको बताना है। फूल का, फल का, बीज का या भ्रूण का? तो जो अंडाशय की दीवारें हैं वो किस रूप में चेंज हो जाती है? फल के रूप में। जी हाँ, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो फल बनाती है। अगला क्वेश्चन, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? जी हाँ, जब बीजांड की दीवारें मोटी हो जाती है तो क्या बनाती है? फल, बीज, बीजावरण या फिर भ्रूण? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, बीजावरण। यानी बीजावरण का निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? जी हाँ,
इन चारों में से कौन सा हिस्सा केवल पुरुषों के पास होता है और बाकी 3 हिस्से स्त्रियों के पास होते हैं? बतलाइए आप लोग। फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका या फिर गर्भाशय। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, शुक्रवाहिका, क्योंकि ये तीनों हिस्से जो होते हैं महिलाओं के पास होते हैं और ये जो सी नंबर है शुक्रवाहिका, ये केवल पुरुषों के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जी हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है ये आपको बतलाना है। जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या फिर वीर्य। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो रोग है वो लैंगिक जनन द्वारा नहीं फैलता है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर टाइफाइड। तो चूंकि आपको बतलाया गया है कि एड्स जो है ये भी लैंगिक जनन संचारित रोग है, गोनोरिया भी लैंगिक जनन द्वारा ही फैलती है और सिफिलिस भी लैंगिक जनन द्वारा ही फैलता है, तो बचा डी नंबर। अर्थात यहाँ पर आपका जो आंसर होगा डी होगा, टाइफाइड। यह जो है ये लैंगिक जनन द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु जो होता है वो किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 24वें दिन, 20वें दिन या फिर 14वें दिन? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है आपका डी नंबर, 14वें दिन। जी हाँ, 14वें दिन ही क्या होता है कि उनका मासिक चक्र शुरू होने से लेकर के 14वें दिन उनके शरीर, उनके गर्भाशय से जो होता है एक परिपक्व अंडाणु जो होता है कहाँ से? अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में आ जाता है। किस दिन? तो 14वें दिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं की गति की दर क्या होती है? जी हाँ, बतलाइए कि जो शुक्राणु होते हैं वो फैलोपियन नलिका में किस रफ्तार से, किस गति से आगे की ओर बढ़ते हैं? 200 माइक्रोन प्रति मिनट, 100 माइक्रोन प्रति मिनट, 50 माइक्रोन प्रति मिनट या फिर 300 माइक्रोन प्रति मिनट? जी हाँ, तो जो शुक्राणु होते हैं वो फैलोपियन नलिका में जो है 100 माइक्रोन प्रति मिनट की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः शुक्राणु फैलोपियन नलिका में कितने घंटों तक जीवित रहते हैं? जी हाँ, जो शुक्राणु है वो फैलोपियन नलिका में कितने घंटों तक जीवित रहते हैं आपको बतलाना है। ए ऑप्शन 10 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे या फिर 12 घंटे? जी हाँ, तो जो शुक्राणुओं का जीवन काल होता है फैलोपियन नलिका में वो मात्र 12 घंटों का होता है। अगर 12 घंटों के अंदर वो अंडाणु से निषेचन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं, अर्थात खत्म हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः स्त्रियों में मासिक स्राव कितने दिनों तक होता है? जी हाँ, स्त्रियों में जो उनका मासिक स्राव होता है यानी जो एमसी आता है वह कितने दिनों तक चलता है, यानी कितने दिनों तक वो उनके शरीर के अंदर से रक्त स्राव होते रहता है? जी हाँ, 3 से 5 दिन, 8 से 10 दिन, 15 से 20 दिन या फिर 20 से 25 दिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 3 से 5 दिनों तक जो होता है उनके शरीर में मासिक स्राव होता रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्त्रियों में मासिक चक्र कितने दिनों तक चलता है? जी हाँ, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वह अर्थात मासिक चक्र जो है स्त्रियों में कितने दिनों तक चलता है? 20 दिन, 28 दिन, 30 दिन या फिर 40 दिन? तो जो मासिक चक्र है वो 28 दिनों तक स्त्रियों में चलता है नॉर्मल कंडीशन में। यदि कंडीशन खराब हो जाए तो किसी में पहले भी खत्म हो जाता है या किसी में ज़्यादा लंबा समय भी ले लेता है। अगला सवाल, सामान्यतः अंडाणु फैलोपियन नलिका में कितने घंटों तक जीवित रहता है? जी हाँ, जो अंडाणु है जब वो अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में आता है तो कितने घंटों तक वह
शुक्राणुओं के इंतज़ार में बैठा रहता है और उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि कितने घंटों तक वो इंतज़ार करता है शुक्राणुओं का, 28 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 36 घंटे। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर 36 घंटे। अर्थात 36 घंटों तक वो इंतज़ार करता है किसी शुक्राणु के आने का, और अगर कोई शुक्राणु नहीं आता है तो वह जो अंडाणु है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैंगिक जनन संचारित रोगों को संक्षेप में क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं उन्हें संक्षेप में किस नाम से जानते हैं? STP, STD, STB या STC? जी हाँ, तो लैंगिक जनन संचारित रोगों को संक्षेप में जाना जाता है STD के नाम से। जी हाँ, जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जी हाँ, STD के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन द्वारा होने वाला रोग यूरेथ्राइटिस किसके कारण होता है? जी हाँ, जो यूरेथ्राइटिस की बीमारी है वो किस कारण से होती है, यानी किस सूक्ष्मजीव से होती है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर ईस्ट द्वारा? जी हाँ, तो जो यूरेथ्राइटिस की बीमारी है वो होती है बैक्टीरिया द्वारा। तो जो आपका आंसर नंबर बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। स्त्रियों का गर्भाशय सामान्य स्थिति में कितना होता है? जी हाँ, कितना होने का मतलब उसकी लंबाई कितनी होती है सामान्य स्थिति में? 7 से 8 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, 18 से 20 सेंटीमीटर या 25 से 30 सेंटीमीटर? तो जो स्त्रियों का गर्भाशय होता है वो सामान्य स्थिति में जो होता है वह लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो इसमें आशातीत यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और ये 7 से 8 सेंटीमीटर से बढ़ करके 18 से 20 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। स्त्रियों में पाई जाने वाली वह कौन सी झिल्ली है जो एक बार टूट जाने से दोबारा उसका निर्माण नहीं होता है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्रियों के शरीर में पाई जाने वाली उस झिल्ली का नाम बताना है जो कि एक बार यदि किसी कारण से टूट जाती है तो फिर उसका निर्माण जीवन में दोबारा कभी नहीं होता है। जी हाँ, उस झिल्ली को किस नाम से जानते हैं ये आपको बतलाना है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, उत्तक झिल्ली या फिर हाइमेन झिल्ली? जी हाँ, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आंसर यहाँ पर आपका डी होगा, हाइमेन झिल्ली। जी हाँ, हाइमेन झिल्ली जो है वो एक बार टूटने से इसका निर्माण दोबारा कभी भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में पाई जाने वाली शुक्रवाहिका की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, पुरुषों में जो शुक्रवाहिका होती है यानी जिसके द्वारा शुक्राणु क्या होते हैं कि गमन करते हैं जिस रास्ते से होकर, उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर? जी हाँ, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका की लंबाई पुरुषों में जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन जो थे, 50 क्वेश्चनों को आपने देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आपको और भी वीडियो चाहिए हर चैप्टर से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सबके पास जो है ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।